ज्योग्राफी का 12वां लेसन है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इसमें हमने पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके बारे में हम पढ़ चुके और इसके साथ ही यहाँ पर जो धारावी बस्ती है उसके बारे में पढ़ चुके। आज हम गंदी बस्तियों की समस्याओं के बारे में देखेंगे। आप सब जानते हैं कि शहरों के अंदर जो बस्तियां बसी, औद्योगिकरण के साथ साथ जो पलायन हुआ गांवों से शहरों की ओर, वहाँ ऐसी बस्तियां बसी जहाँ ना तो पानी की सुविधाएं थी, ना ही बिजली की सुविधा थी, ना सड़कों की सुविधा थी, और धीरे धीरे जाकर वो बस्तियां एक बड़ी बस्तियों का रूप धारण कर गई। इसी तरह की बस्तियों का उदाहरण हमने धारावी बस्ती जो मुंबई में है उसका दिया था कि उसके अंदर एक मुख्य सड़क है जो 90 फीट चौड़ी थी, लेकिन आज वो 90 फीट चौड़ी भी नहीं रही। उसके अंदर तो आप साइकिल से भी नहीं जा सकते, यानी पैदल ही जा सकते हैं। तो इस तरह जो गंदी बस्ती उनकी समस्याएं क्या है। नगरीय या नगरीय केंद्र की अवधारणा को ग्रामीण से विभेदित करने के लिए, यानी गाँव से अलग करने के लिए आवासीय भूगोल में परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में आप पहले ही इस पुस्तक के कुछ अध्याय पढ़ चुके हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक में आप पढ़ चुके हैं कि इस अवधारणा को विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। नगरीय एवं अनगरीय बस्तियां अपने प्रकारों में भिन्न होती हैं और कई बार भी दूसरे की पूरक होती हैं। इन सब के बावजूद ये नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र दो भिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिक वातावरण में विकसित हुई है। भारत, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या अधिक है और जहाँ गाँव को महात्मा गांधी ने आदर्श गणतंत्र माना था, वह अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी गरीब है और प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है। यहाँ पर अधिकतर ग्राम प्रमुख नगरीय क्रोड के पृष्ठ प्रदेश की रचना करते हुए इनके परिशिष्ट के रूप में विद्यमान है। इससे ऐसा लगता है कि नगरीय केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत अभेदीकृत एवं एक रूप इकाइयाँ हैं। इसके विपरीत भारत में नगरीय केंद्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य संकेतकों की किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। सबसे भी ऊपर फार्म हाउस तथा उच्च आय वर्ग की बस्तियां हैं, जिनमें चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइटें, जल एवं स्वच्छता सुविधाओं, पार्कों, उपवनों तथा सुविकसित हरित पट्टियों के, खेल के मैदानों एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रावधान तथा व्यक्तिगता के अधिकार के रूप में सुविकसित नगरीय अवसंरचना है। दूसरे छोर पर जैसे कि ये सुविकसित नगरीय अवसंरचना कि आपके मॉडल टाउन या सेक्टर में जो शहरों के अंदर बनाए गए हैं, वहाँ पर लॉन अलग छोड़े गए हैं, पार्किंग स्थल अलग है, स्ट्रीट लाइट अलग है, सड़कें अच्छी है। दूसरी तरफ जो है, जो बस्तियाँ हैं वो झुग्गी बस्तियाँ, गंदी बस्तियाँ, झोपड़पट्टी तथा पटरियों के किनारे बने ढांचे खड़े हैं। इनमें वे लोग रहते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासित होने के लिए विवश होना पड़ा, या वे ऊंचे किराए अथवा जमीन की महंगी कीमत के कारण पर अच्छे आवासों में नहीं रह पाते। वे लोग पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नलिखित क्षेत्रों पर कब्जा करके रहते हैं। गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, खुली हवा का अभाव और पेयजल, प्रकाश तथा शौच सुविधाओं जैसी आधारभूत आवश्यक चीज़ों का अभाव पाया जाता है। खुले में शौच, अनियमित जल निकासी व्यवस्था, भीड़ भरी संकरी सड़कें, स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्याएं। स्वच्छ भारत मिशन शहरों के नवीकरण का एक हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया है। इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और अधिक जोखिम भरा कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग अल्प पोषित होते हैं और इन्हें विभिन्न रोगों
और बीमारियों की संभावना बनी रहती है। ये लोग अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा का खर्च भी वहन नहीं कर सकते। गरीबी उन्हें नशीली दवाओं, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता और अंततः सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुख करती है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है और उन समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इसके बाद आता है भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण से हमारा अभिप्राय है कि किसी भी कारक द्वारा भूमि का अनुपजाऊ होना क्या कहलाता है, भू निम्नीकरण कहलाता है। चाहे वो भूमि कटाव द्वारा हो, भूमि अपरदन द्वारा, या अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करने से हो, या पशुचारण से हो, या लगातार एक ही फसल बोने से हो, या जल भराव से, कोई भी कारक हो सकता है जिससे भूमि अनुपजाऊ हो, उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। कृषि योग्य भूमि पर दबाव का कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं, वरन इसकी गुणवत्ता में कमी भी इसका कारण है। मृदा अपरदन, लवणता तथा भू क्षारता से भू निम्नीकरण होता है। भू उर्वरकता के अप्रबंधन के साथ इसका अविरल उपयोग होने पर क्या स्थिति होगी, भू निम्नीकरण होगा तथा उत्पादकता में कमी आएगी। भूमि निम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी आना, अर्थात किसी भी कारक द्वारा भूमि का अनुपजाऊ होना। जब भूमि अनुपजाऊ होगी तो उसकी उत्पादकता तो अपने आप घट जाएगी। यद्यपि सभी निम्न कोटि भूमियां व्यर्थ भूमि नहीं है, लेकिन अनियंत्रित प्रक्रिया इसी व्यर्थ भूमि परिवर्तित कर रही है। भू निम्नीकरण दो प्रक्रियाओं द्वारा तीव्रता से होता है। ये प्रक्रियाएं प्राकृतिक तथा मानव जनित है। भारतीय दूर संवेदन संस्थान ने व्यर्थ भूमि को दूर संवेदन तकनीक की सहायता से सीमांकित किया है और प्रक्रियाओं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक खड्ड, मरुस्थलीय या तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली भूमि और हिमानी क्षेत्र। ये मुख्यतः प्राकृतिक कारकों द्वारा घटित हुई है। प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रक्रियाओं से निम्न कोटि भूमियों में जलाक्रांत व दलदली क्षेत्र, लवणता व क्षारता से प्रभावित भूमियां हैं जो मनुष्य द्वारा प्रभावित है। यानी कि आप अधिक पानी का यूज करेंगे तो उसमें लवणता बढ़ जाएगी, वो मानव द्वारा भूमि का निम्नीकरण किया गया है। झाड़ी सहित व झाड़ियों रहित भूमियां आदि सम्मिलित हैं। कुछ अन्य निम्न कोटि भूमियां भी है, जैसे स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र, जहाँ लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, ज़ूमिंग कृषि जिसे कहते हैं। जब एक स्थान पर वनों को साफ करके कृषि की जाती है और उसके बाद जब उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो उसको छोड़कर आगे जाकर वनों को दोबारा से साफ किया जाता है। स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं इसको। रोपण कृषि जनित छरित वन, छरित चरागाह तथा खनन व औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र जो मानवीय प्रक्रियाओं से कृषि की अयोग्य हुई है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा अधिक व्यर्थ भूमि का विस्तार हुआ है। केस स्टडी देखिए। झाबुआ जिला मध्य प्रदेश के अति पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। यह वास्तव में हमारे देश के सर्वाधिक 5 पिछड़े जिलों में से एक है। कौन सा जिला है? झाबुआ जिला है मध्य प्रदेश में। जनजातीय जनसंख्या विशेषतः भील का उच्च सांद्रण इसकी विशेषता है। भील जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। लोग गरीबी के कारण कष्ट झेल रहे हैं और ये गरीबी जंगल एवं भूमि दोनों संसाधनों के उच्च दर से निम्नीकरण के कारण प्रबलित हो गई है। यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्रालय दोनों से ही जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम फंड अनुदानित है, जिन्हें झाबुआ जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। यह निम्नीकरण को रोकने तथा भूमि की गुणवत्ता को सुधारने में सफल सिद्ध होगा। जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम भूमि, जल तथा वनस्पतियों के बीच संबंधता को पहचानता है और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं सामुदायिक सहभागिता से लोगों की आजीविका को सुधारने का प्रयास करता है।
पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय से निधि प्राप्त राजीव गांधी मिशन द्वारा क्रियान्वित जल संभरण प्रबंधन ने अकेले झाबुआ जिले की लगभग 20% भूमि का उपचार किया। यानी कि 20%, 100 किले हैं तो 20 किलों को सुधारा गया वहाँ पर। झाबुआ जिले का पेटलावाड़ विकासखंड जिले के सर्वाधिक उत्तरी छोर पर स्थित है तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी तथा जल संभरण प्रबंधन हेतु समुदाय की प्रतिभागिता का सफल और रोचक प्रकरण प्रस्तुत करता है। पेटलावाड़ विकासखंड के भील कारावट गांव के सतरोड़ी बस्ती है। समुदाय ने अपना स्वयं का प्रयास करके विस्तृत भागों की साझी संपदा संसाधनों को पुनर्जीवित किया है। प्रत्येक परिवार ने साझी संपदा में एक पेड़ लगाया और उसे अनुरक्षित किया। उसके साथ ही प्रत्येक परिवार ने चरागाह भूमि पर चारा घास को बोया और कम से कम 2 वर्षों तक उसकी सामाजिक घेराबंदी। इसके बाद भी उनका कहना था कि इन जमीनों पर कोई खुली चराई नहीं होगी और पशुओं की आहार पूर्ति हेतु नांद बनाए जाएंगे और इस प्रकार से उन्हें यकीन था कि जो चरागाह उन्होंने विकसित किए हैं वे भविष्य में उनके पशुओं का सतत पोषण करते रहेंगे। इस अनुभव का एक रोचक पक्ष यह है कि समुदाय इस चरागाह प्रबंधन प्रक्रिया की शुरुआत करते कि इससे पहले ही पड़ोसी गांव के एक निवासी ने उस पर अतिक्रमण कर लिया। गांव वालों ने तहसीलदार को बुलाया और साझी जमीन पर अपने अधिकारों को सुनिश्चित कराया। इस अनुवर्ती संघर्ष को गांव वालों द्वारा सुलझाया गया, जिसके लिए उन्होंने साझी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले दोषी को अपने प्रयोक्ता समूह का सदस्य बनाकर उसे साझी चरागाह भूमि की हरियाली से लाभांश देना आरंभ किया। साझी संपदा संसाधन के बारे में भूमि संसाधन एवं कृषि वाले जो अध्याय उसमें अंदर इसमें दिया गया है, यानी कि पूरे गांव की जो चरागाह भूमि होती है उस पर चारों तरफ बाड़ लगा के उसमें घास उगाएगी और जब तक वो घास अच्छी नहीं होगी तब तक किसी को अनुमति नहीं देगी वहाँ पर पशुओं को चराने के लिए। और बाद में सबको हिस्से, जिसका जितना हिस्सा आता है उसको यूज़ करने की अनुमति दी गई। तो इस प्रकार से इस गांव के लोगों ने अपनी भूमि को उपजाऊ बनाया और चरागाह के योग्य भी बनाया। अब इसके जो क्वेश्चन है, अभ्यास के क्वेश्चन, ये आपने करके लाने हैं।